नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। और जो प्रमुख खबरें जो समाचार पत्रों में छपी हैं रोजगार से संबंधित, आपके कैरियर से संबंधित, उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले, पूर्व अनुमोदन से होगा गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति। जो गैर शैक्षणिक पद हैं, जैसे क्लर्क है या कोई अन्य पद है, तो उन पर अनुमोदन लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, हाई कोर्ट ने बोल दिया है। और इसमें देखिए लिखा हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि DIOS के पूर्व अनुमोदन के बाद ही गैर शैक्षणिक पदों पर विद्यालय के प्रबंधन समिति अथवा प्रधानाचार्य द्वारा नियुक्त करना वैधानिक है। अनुमोदन लेना यूपी बोर्ड एजुकेशन एक्ट 1921 इसके तहत बने रेगुलेशन के अंतर्गत बाध्यकारी है। यह निर्णय न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमदर व जस्टिस डॉक्टर YK श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याची ध्रुव कुमार पांडे की एकल जज के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अपील को खारिज करते हुए कहा। याची ने जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती के 15 जुलाई 2015 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके द्वारा जनता इंटर कॉलेज नगर बाजार बस्ती के चतुर्थ श्रेणी के पद पर हुई उसकी नियुक्ति को अनुमोदन देने से इनकार कर दिया था। कहा गया था कि नियुक्ति से पूर्व शिक्षा विभाग से अनुमति नहीं ली गई थी। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि 5 वर्ष पूर्व की गई चयन की प्रक्रिया का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार की तरह ही राज्य कर्मियों व शिक्षकों के DA पर भी ब्रेक लग सकता है और इसकी तैयारी भी हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, केंद्रीय कर्मियों के DA पर ब्रेक लगने के बाद यह जरूरी था कि जैसे केंद्र के DA के रूल को पूरी तरह से यूपी गवर्नमेंट फॉलो करती है, तो इस ब्रेक को भी फॉलो करेगी। 27.12 लाख कर्मी, शिक्षक, पेंशनर्स होंगे प्रभावित। 1.5 वर्ष में तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए बचाने का अनुमान है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण घट गया है सरकार का राजस्व, तो उस राजस्व की भरपाई के लिए यह नियम लगाया जा रहा है। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। वित्तीय इंतजाम करने के लिए DA के संबंध में भी मुख्यमंत्री जी से बात कर जल्द ही उचित फैसला किया जाएगा। 1.5 साल के महंगाई भत्ता को रोकने जाने से कर्मचारियों को 70,000 से 1,25,000 तक का झटका लग सकता है और इसके लिए नाराजगी उठ रही है। जिले में करीब 1 लाख कर्मचारियों की संख्या है। ये प्रयागराज जिले की बात है। 1 लाख कर्मचारी वहाँ पर हैं, 1.25 लाख के आसपास पेंशनर हैं। सभी जद में आ जाएंगे और इसके खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। लखनऊ में भी महंगाई भत्ता फ्रीज करने पर नाराजगी जताई जा रही है। प्रदेश के लाखों कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर भारत सरकार की ओर से महंगाई भत्ते की 3 किस्तों में न दिए जाने की घोषणा के बाद से नाराज हैं। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। शुक्रवार को अध्यक्ष BP मिश्रा की ओर से सभी पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की गई। कई संगठनों ने जताई है नाराजगी। कुछ शर्तों के साथ आज से दुकानें खोले जाने का फैसला ले लिया गया है और शर्तें यह हैं कि मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कुछ भी आप शॉपिंग करने जाएंगे या फिर शॉपकीपर जो भी होंगे, उन सबको मास्क लगाना अनिवार्य होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला करते हुए कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी है। लॉकडाउन के बीच सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शनिवार से दुकानें खोली जा सकेंगी। हालांकि मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहले की तरह बंद रहेंगे। तो ताज़ा फैसले से लॉकडाउन के बीच व्यावसायिक गतिविधियां पटरी पर आने की उम्मीद है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से जारी विज्ञप्ति में गृह सचिव ने कहा कि केंद्र के 15 अप्रैल की अधिसूचना के क्रम में आपदा प्रबंधन कानून के तहत ये आदेश दिए जा रहे हैं, जिसमें कुछ संशोधन करते हुए कहा सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नगर निगमों, नगरपालिकाओं के क्षेत्राधिकार में आने वाली दुकानें और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानें खोली जा सकेंगी। दुकानें खोलने की शर्त यह होगी कि 50% से ज़्यादा कर्मचारियों को नहीं बुलाया जाए। लॉकडाउन की स्थिति में भी PNB बैंक में एक नया घोटाला हुआ है और ये प्रमोशन प्रक्रिया में घोटाला हुआ है। क्लर्क के पद पर प्रोन्नति में अपनाई गई प्रक्रिया में धांधली हुई है। 752 पदों पर भर्ती होनी थी प्रमोशन के थ्रू, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रमोशन होना था जिनको क्लर्क बनाना था। इस प्रक्रिया में 5,260 लोगों ने अप्लाई किया था। 3,396 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का 23 फरवरी को देश भर में ऑनलाइन परीक्षा कराई गई, जबकि
1864 कर्मचारियों का 19 व 20 मार्च को साक्षात्कार कराया गया। सवाल इस बात का कि आखिर बैंक प्रबंधन द्वारा प्रोन्नत प्रक्रिया के लिए दो अलग अलग तरीके क्यों अपनाए गए। हैरान करने वाली बात यह है कि ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में कोई पात्र अभ्यर्थी नहीं पाया गया, जबकि साक्षात्कार के जरिए ही प्रमोशन के सभी पदों को भर लिया गया। साथ ही साक्षात्कार के जरिए चयन करना था तो ऑनलाइन परीक्षा क्यों कराई गई। अब 3,396 लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया कराई गई, वहाँ पे सब फेल हो गए और 1864 को ऑफलाइन के द्वारा भर्ती दे दी गई। 752 पदों पर प्रमोट कर दिया गया। तो ये एक बड़ा सा घोटाला है, इसकी जांच होगी। बगैर परीक्षा लिए ही छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं विश्वविद्यालय। कोरोना संकट से निपटने में जुटे विश्वविद्यालय फिलहाल आखिरी साल को छोड़कर बाकी कक्षाओं के छात्रों का बगैर परीक्षा लिए ही प्रमोट कर सकते हैं। अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर सकते हैं। अगली कक्षा अगले सेमेस्टर में ऑनलाइन शुरू हो चुकी पढ़ाई के ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा सकता है। बाद में स्थिति सामान्य होने पर प्रमोट किए गए छात्रों की परीक्षाएं कराई जाएंगी और रिजल्ट के आधार पर इन्हें प्रमोट किए जाने के फैसले पर मुहर लगेगी। आखिरी साल के छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा विकल्प को खुला रखा गया है, जिस पर अभी फैसला होना बाकी है। IAS अफसर गोपीनाथन पर महामारी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कौन है IAS अफसर गोपीनाथन, इनके बारे में जानना जरूरी है। गोपीनाथन IAS अफसर हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के विरोध के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। IAS अफसर हैं ये, और सरकार ने अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। तो इन्होंने जो इस्तीफा दिया था वो काफ़ी पहले दे दिया था, लेकिन अभी भी उसको स्वीकार नहीं किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने 9 अप्रैल को गोपीनाथन को पत्र भेजकर ड्यूटी पर लौटने का आदेश दिया। गोपीनाथन ने सरकार के इस आदेश को उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करार देते हुए कहा कि वे स्वेच्छा से तो लोगों की सेवा के लिए तैयार हैं, लेकिन ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेवा से इस्तीफा दे चुका हूं और लोगों की सेवा के लिए मुझे IAS के टैग की ज़रूरत नहीं है। गोपीनाथन ने जब इस्तीफा सौंपा था तब वह केंद्र शासित प्रदेश में ऊर्जा विभाग के सचिव थे, और इन्होंने जो इस्तीफा दिया था वो 2019 में दिया था, और अभी इनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। ये देखिए लिखा हुआ है, गोपीनाथन ने पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के विरोध में इस्तीफा दिया था। तो अगस्त का दिया गया इस्तीफा आज अप्रैल में भी स्वीकार नहीं किया गया है। दोबारा इनको ड्यूटी पर आने के लिए बोला गया है, जिस पर इन्होंने मना किया है और उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।